तो आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक विशाल कंपनी 5 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे होगा, चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी का एक स्टॉक अचानक से 5 अलग-अलग कंपनियों में बदल जाए तो। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के साथ बिल्कुल यही होने जा रहा है। इसे समझने का एक आसान तरीका यह है कि इसे अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए एक बाय 1 गेट 5 फ्री जैसी सेल मान लीजिए। ये डिमर्जर की जो जटिल प्रक्रिया है उसका सार यही है। ठीक है, तो चलिए अब इस बदलाव की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नई कंपनियां आखिर हैं कौन। देखिए, वेदांता जो अभी एक बहुत बड़ा और जटिल ग्रुप है, वो अब बदल रहा है 5 स्पेशल प्योर प्ले कंपनियों में। प्योर प्ले यानी ऐसी कंपनियां जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस पर होगा। तो मकसद साफ है, फोकस कंपनियां बनाना। सबसे पहली है वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें झारसुगुड़ा और बाल्को के बड़े प्लांट्स होंगे। फिर आती है वेदांता ऑयल एंड गैस, जो केयर इंडिया का नया घर होगी। इसके बाद है वेदांता पावर, जिसका पूरा ध्यान तलवंडी साबो पावर प्लांट पर होगा। चौथी कंपनी है वेदांता आयरन एंड स्टील, जो आयरन ओर की खदानों और ईएसएल स्टील को एक साथ लाएगी। और हाँ, आखिर में है मूल कंपनी वेदांता लिमिटेड, जो अपने पास हिंदुस्तान जिंक की बड़ी और कीमती हिस्सेदारी और नए टेक बिजनेस को रखेगी। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात, पहले प्लान था 6 कंपनियां बनाने का, लेकिन अब जो बेस मेटल्स डिवीजन है वो पेरेंट कंपनी यानी वेदांता लिमिटेड के पास ही रहेगा। ये सब हो रहा है एक प्रोसेस के जरिए जिसे कहते हैं वर्टिकल स्प्लिट। अब ये क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का डीमर्जर है, जिसमें एक पेरेंट कंपनी अपने कुछ हिस्सों को तोड़कर नई आजाद कंपनियां बना देती है, और जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें उन नई कंपनियों में भी शेयर मिल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात, शेयर होल्डर के लिए इसका क्या मतलब है? समीकरण बड़ा सीधा है। वेदांता लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले में शेयर होल्डर को 4 नई कंपनियों में से हर एक का एक शेयर मिलेगा, और उनका जो ओरिजिनल शेयर है वो भी बना रहेगा, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इन तारीखों को जानना काफी जरूरी है, तो देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कब तक पूरी होने की उम्मीद है। तो इसका पूरा रास्ता कैसा दिखता है? सबसे पहले तो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना होगा, जो कि सबसे बड़ी कानूनी रुकावट है। इसके बाद टारगेट रखा गया है 1 अप्रैल 2026 का, जो इस बंटवारे की इफेक्टिव डेट होगी, और फिर अप्रैल से मई 2026 के बीच इन नई कंपनियों को मार्केट में लिस्ट करवाने और इनकी ट्रेडिंग शुरू करने का प्लान है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये जो सारी तारीखें हैं ये मैनेजमेंट का एक टारगेट है, इसमें देरी भी हो सकती है, तो इन्हें पत्थर की लकीर मत समझिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये जो पूरा डीमर्जर हो रहा है, ये एक वैल्यू अनलॉक का मौका है या फिर एक डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल? चलिए इसके फायदे और सबसे बड़े रिस्क को तौलते हैं। और इस डीमर्जर का पूरा खेल इसी एक टेंशन पर टिका है। एक तरफ मौका है वैल्यू अनलॉकिंग का। थ्योरी ये कहती है कि 5 अलग-अलग और फोकस कंपनियां बाजार में एक बड़े ग्रुप से ज्यादा वैल्यू पा सकती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है कर्ज का सवाल। वेदांता पर बहुत भारी कर्ज है, और सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यही है कि ये कर्ज इन 5 नई कंपनियों में बांटा कैसे जाएगा। अगर ये बंटवारा ठीक से नहीं हुआ तो कुछ नई कंपनियां शुरू होने से पहले ही मुश्किल में पड़ सकती हैं। तो अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका सारा अंश कुछ ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन असल गेम कर्ज के बंटवारे का है। उसी पर सबकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि असली सफलता उसी पर टिकी है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। नंबर 1, एक स्टॉक अब 5 बन जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। दूसरा, मकसद है प्योर प्ले कंपनियां बनाना जिनकी वैल्यू आसानी से पता चल सके। तीसरा, जो पेरेंट कंपनी है वो हिंदुस्तान जिंक का अपना वैल्यूएबल स्टेक अपने पास ही रखेगी। चौथा, टारगेट है कि मई 2026 तक ये सब पूरा हो जाए। और पांचवा और सबसे जरूरी, सबसे बड़ी चिंता अभी भी यही है कि कंपनी का इतना बड़ा कर्ज आखिर बांटा कैसे जाएगा। और आखिर में एक सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होगा, जब ये 5 नई कंपनियां मार्केट में आएंगी तो सबसे पहले दांव किस पर लगेगा? क्या लोग एल्यूमिनियम के भविष्य पर पैसा लगाएंगे या ऑयल एंड गैस पर? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा।